आज के इस एक्सप्लेनर में चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अपने दिमाग में एक चमकते हुए 3D ग्लोब की कल्पना कीजिए। हम अलग अलग देश, कल्चर्स और हजारों भाषाएं देखते हैं, लेकिन इस सब के बीच एक बहुत ही हैरान करने वाला राज छुपा है। क्या आपको पता है कि आज धरती के करीब 80% आबादी जिन धर्मों और बिलीफ सिस्टम्स को मानती है, उन सब का जन्म धरती के सिर्फ 2 छोटे से ज्योग्राफिक स्ट्रिप्स में हुआ था? बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 2। तो आखिर ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ इन्हीं 2 इलाकों के बिलीफ सिस्टम्स सदियों से जिंदा हैं और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं? क्या इन 2 जगहों को किसी दैवीय शक्ति ने खुद चुना था, या फिर इसके पीछे सैकड़ों सालों के कठोर एवोल्यूशनरी प्रेशर्स और सर्वाइवल मैकेनिक्स का हाथ था? ये कोई आम इतिहास का पन्ना नहीं है, बल्कि धरती की सबसे बड़ी, सबसे एपिक एंथ्रोपोलॉजिकल डिटेक्टिव स्टोरी है। तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है द बर्थ ऑफ बिलीफ, यानी एब्स्ट्रैक्ट सोच के 4.5 लाख साल। इस राज को सुलझाने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, ठीक स्पेन की सीमा दे लोस हुएसोस गुफा में। वहां मिट्टी में दबे 28 पुराने इंसानों के कंकाल एक बहुत ही खास तरीके से रखे हुए मिले। और सबसे अजीब बात, उनके ठीक बगल में रखी थी एक लाल क्वार्ट्जाइट की कुल्हाड़ी। 4.5 लाख साल पुरानी एक ऐसी कुल्हाड़ी जिस पर इस्तेमाल का एक भी निशान नहीं था, एकदम ब्रांड न्यू। अब सोचिए, वहां उन कंकालों के पास ऐसी अनयूज्ड कुल्हाड़ी का मिलना कितनी हैरतअंगेज बात थी। किसी नए और बेहतरीन हथियार को बिना इस्तेमाल किए मौत के बाद किसी गुफा में छोड़ आना किसी भी एनिमल सर्वाइवल लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ है ना? और यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था जब इंसान ने पहली बार एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की सुपर पावर डेवलप की। पहली बार मौत को एक कहानी दी गई, एक मीनिंग दिया गया और हमने अनसीन कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू किया। लेकिन इस नई सोच का एक बहुत भारी साइड इफेक्ट भी था। असल में हमारे इंसानी दिमाग को अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में जब लोगों को हेल्पलेस फील करवाया गया और उन्हें रैंडम विजुअल नॉइज दिखाई गए, तो उन्हें उस नॉइज में भी चेहरे दिखाई देने लगे। मतलब एक घबराया हुआ दिमाग कंट्रोल फील करने के लिए अपने आप इनविजिबल पैटर्न्स बनाने लगता है। और दिमाग की यही आदत हमारी कहानी का अगला हिस्सा बनाती है। जंगल की उस अनप्रेडिक्टेबल और भयानक दुनिया में शुरुआती इंसानों ने हवा और बिजली जैसे रैंडम नेचुरल फोर्सेस के पीछे एक एजेंट या एक रूह को देखना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि हर पेड़, हर तूफान के पीछे कोई ना कोई इरादा है, और यहीं से जन्म हुआ एनिमिज्म का, जिसने उस डर और कियोस के बीच एक ऑर्डर और प्रिडिक्टेबिलिटी लाने का काम किया। इस पूरे फ्रेमवर्क को समझना बहुत जरूरी है। असल में ह्यूमन सिविलाइजेशन 2 अहम पहियों पर चलती है, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी और सोशल स्टेबिलिटी। पहला पहिया हमारे दिमाग को मीनिंग और प्रिडिक्टेबिलिटी देता है, जिससे डर खत्म होता है, और दूसरा पहिया लोगों के बीच ट्रस्ट, मॉरल्स और रूल्स बनाता है। शुरुआती बिलीफ सिस्टम्स ने इन्हीं दोनों पहियों को सैकड़ों हजारों सालों तक पूरी तरह से बैलेंस करके रखा था। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, यानी द ज्योग्राफी ऑफ द डिवाइन, यानी द एक्सटिंक्शन प्रेशर कुकर। देखिए, धरती का मौसम हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं है। एक वक्त ऐसा आया जब धरती पर मैसिव एनवायरमेंटल क्राइसिस शुरू हो गई। इस बदलते क्लाइमेट ने एक ऐसा दबाव, एक ऐसा प्रेशर कुकर पैदा कर दिया जिसने इंसानी एवोल्यूशन को ढकेल कर एक बिल्कुल नए और ड्रामेटिक फेज में पहुंचा दिया। 15,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी के बीच चीजें तेजी से बदली। आइस एज खत्म हो रहा था, मौसम थोड़ा स्टेबल होने लगा था, और साथ ही वुली मैमथ जैसे जाइंट खाने के सोर्सेज बिल्कुल गायब हो गए। अब दुनिया भर में फैल चुके इंसानों को मजबूरन अपना भटकना बंद करना पड़ा और एक ही जगह बसने के लिए तैयार होना पड़ा। यहाँ एक डेटा पॉइंट पर गौर कीजिए जो सबसे अहम है। पूरी धरती पर उस वक्त मिडल ईस्ट का फर्टाइल क्रेसेंट और इंडिया का इंडस गैंजेस स्ट्रिप, सिर्फ ये 2 ही ऐसी जगह थी जहां दुनिया की 7 सबसे जरूरी फाउंडर क्रॉप्स में से 6 नेचुरली एक ही जगह उगती थी। बाकी पूरी दुनिया में सिर्फ एक। इस ज्योग्राफी ने नेचुरली लोगों को इन्हीं इलाकों में प्रोटोफार्मिंग यानी शुरुआती खेती शुरू करने पर मजबूर कर दिया। तीसरा पड़ाव, टेम्पल्स बिफोर सिटीज, यानी द गोबेकली टेपे पैराडॉक्स। खेती की शुरुआत के बाद का इतिहास आपको सच में चौंका देगा। 1994 में टर्की के गोबेकली टेपे में जो मिला, उसने एंथ्रोपोलॉजिस्ट की पूरी धारणा को हिला के रख दिया। वहां हंटर गैदरर्स ने 12,000 साल पहले 20 टन के बड़े कार्व्ड पिलर से एक मैसिव टेम्पल बनाया था। और सबसे अजीब बात, आसपास दूर दूर तक लोगों के रहने के लिए कोई घर ही नहीं थे।
और इस डिस्कवरी ने एक बहुत ही बड़ा और कंट्रोवर्शियल सवाल खड़ा कर दिया। क्या खेती की वजह से धर्म बनाया गया या धर्म की वजह से खेती विकसित हुई? सोचिए, इन बड़े मंदिरों को बनाने के लिए हजारों लोगों को एक जगह आना पड़ता था। उन सबका पेट भरने के लिए इतनी मात्रा में कैलोरीज की जरूरत ने दरअसल एग्रीकल्चर को तेजी से पुश किया ताकि वर्कर्स को खाना खिलाया जा सके। चौथा पड़ाव, द केओस ऑफ स्केलिंग, यानी ब्रेकिंग द सोशल लिमिट। अब जब लोग एक जगह रुक गए और खेती शुरू हुई तो एक नया ही केओस पैदा हो गया। इस बदलाव की वजह से पॉपुलेशन अचानक से एक्सप्लोड हो गई। जो लोग पहले सिर्फ 50 लोगों के छोटे टाइट नेट कबीलों में घूमते थे, वो लगभग रातों रात 8000 लोगों की बड़ी प्रोटो सिटीज जैसे कि चटालहोए में इकट्ठे रहने लगे। अब यहाँ इस नंबर 150 पर ध्यान दीजिए। इसे डनबार्स नंबर कहते हैं। इंसानी दिमाग का नियोकॉर्टेक्स इस तरह से डिजाइन हुआ है कि वो स्ट्रिक्टली सिर्फ 150 लोगों तक ही एक स्टेबल और ट्रस्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है। जैसे ही लोगों की संख्या हजारों में होती है, दिमाग उस ट्रस्ट को प्रोसेस ही नहीं कर पाता और वहीं से शुरू होता है ट्राइबलिज्म, डर और केओस। हमारा आर्कियोलॉजिकल डेटा इस बदलाव की साफ तस्वीर दिखाता है। हंटर गैदरर्स के पास जमा की हुई कोई संपत्ति नहीं थी, इसलिए वहां ऑटोमेटिकली बहुत हाई ट्रस्ट था। लेकिन फार्मिंग सोसाइटीज में ग्रेन और एसिड स्टोर होने लगे। हजारों अजनबियों के एक साथ रहने से भेदभाव बढ़ा, गिनी कोएफिशिएंट अचानक शूट अप हुआ और ट्रस्ट पूरी तरह टूट गया। शुरुआती बस्तियों में वायलेंस इतना बढ़ गया था जिसका सबूत वहां मिली फ्रैक्चर्ड खोपड़ियां आज भी देती हैं। पांचवा पड़ाव, द फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस, द सॉफ्टवेयर ऑफ सिविलाइजेशन। तो ऐसे माहौल में जहां अजनबियों के बीच वायलेंस और डिस्ट्रस्ट इतना बढ़ रहा था, उस सोसाइटी को बिखरने से कैसे बचाया जाता? इंसानों को डेस्परेटली एक नए सोशोलॉजिकल सॉफ्टवेयर की जरूरत थी जो हजारों लोगों के बीच ट्रस्ट को स्केल कर सके। और इस एक्सट्रीम जरूरत ने दुनिया के सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस को जन्म दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये शुरुआती मंदिर सिर्फ पूजा पाठ या आत्मा की शांति के लिए नहीं थे। ये असल में दुनिया के सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे। ये प्रैक्टिकली इंडस्ट्रियल लेवल पर बियर ब्रूरीज चलाते थे, हम्मुराबी कोड जैसे डिवाइन लॉज एस्टैब्लिश करते थे और एक प्रोटो बैंक की तरह जरूरतमंद लोगों को अनाज का लोन भी दिया करते थे। ये एक पूरा सिस्टम था। और इन सबको मैनेज करने के लिए क्या हुआ? लिपि का आविष्कार। ये एक बेहद फैसिनेटिंग सच है कि लिखावट यानी रिटन लैंग्वेज का इन्वेंशन किसी कविता, कहानी या फिलॉसफी के लिए नहीं हुआ था। भाषा और लिपि स्ट्रिक्टली एक टेक्नोलॉजिकल टूल थी। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि पुजारी मंदिरों में आने वाले अनाज के दान और वर्कर्स के रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली ट्रैक कर सकें। बेसिकली पहली राइटिंग सिर्फ अकाउंटिंग थी। और अब आते हैं हमारे छठवें और आखिरी पड़ाव पर, द ग्रेट डाइवर्जेंस। भविष्य के दो बिल्कुल अलग रास्ते। यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अगर हम मिडिल ईस्ट से थोड़ा आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ देखें तो वहाँ मोहेंजोदारो जैसी मैसिवली एडवांस सिटीज थी जिनमें 40,000 लोग रहते थे। वहाँ अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम्स थे, मगर इतनी बड़ी सिविलाइजेशन होने के बावजूद वहाँ ना तो कोई सेंट्रलाइज्ड मंदिर मिला और ना ही किसी एब्सोल्यूट किंग के होने का कोई प्रूफ। एकदम अलग। इन दोनों मॉडल्स का आपसी फर्क वाकई चौंकाने वाला है। एक तरफ मिडिल ईस्ट ने एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल अपनाया जहां एक सिंगल अथॉरिटी, एक होली टेक्स्ट और सिंगल ट्रूथ का राज था। दूसरी तरफ इंडिया का रास्ता पूरी तरह अलग था। ये एक एक्सट्रीम डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में एक्सपैंड हुआ जहां किसी एक सिंगल कॉस्मिक रियलिटी को इन्फिनिट मैनिफेस्टेशंस यानी अनंत रूपों में दर्शाया गया। जरा सोचिए, ये कितना डीप हिस्टोरिकल पैराडॉक्स है। दो बिल्कुल ऑपोजिट और लगभग पूरी तरह से अलग दिखने वाले मैसिवली सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एक तरफ एक ईश्वर, दूसरी तरफ अनंत रूप, एक सेंट्रल किताब या बिना किसी निश्चित किताब के। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये दोनों ही सिस्टम्स उसी सेम फाउंडेशनल सर्वाइवल ब्लूप्रिंट से निकल कर आए थे जिसके बारे में हमने अभी बात की। और इस सब के बाद एक ऐसा सवाल उठता है जो सच में दिमाग घुमा देता है। ऐसा क्यों हुआ कि दुनिया के सबसे ताकतवर एम्पायर्स अपने पूरे जोर के बावजूद इंडिया के इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम को कभी ओवरराइड नहीं कर पाए? ऐसा क्या था इन अर्ली बिलीफ सिस्टम्स के मैकेनिक्स में जो सदियों से लेकर आज तक सर्वाइव कर गया? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसके मैकेनिक्स को समझना हमारे खुद के इतिहास को समझने के लिए बेहद जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, इसका जवाब क्या हो सकता है?